गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? ठीक है। वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। पधारिए आप सभी लोग। तो सब्जेक्ट बच्चा हमारा ज्योग्राफी है और हम ब्रिज कोर्स में है अपने। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। ब्रिज कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक टॉपिक है जो मैं यूजुअली हमारा जो एडवांस कोर्स है उसमें मैं उसको कवर नहीं करता, क्योंकि वो इस तरह के हमारे ब्रिज कोर्स के अंदर ही शामिल मैं उसको करता हूं और पढ़ाता हूं। तो आप सभी बच्चों ने बच्चा अवश्य पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज में भी जिक्र किया गया है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, कि आज जिस हम पृथ्वी पर है हमें इतने सारे अंतरिक्ष के अंदर ग्रह दिखते हैं, उपग्रह दिखते हैं, बहुत सारे तारे दिखते हैं। तो हर इंसान एक कहते नहीं, एक बौद्धिक और जिज्ञासु प्राणी है। जानने की इच्छा बनती है इंसान की तार्किक रूप से कि ये सब हुआ होगा, कैसे बना होगा, कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे तारे बने, कैसे ग्रह बने, कैसे उपग्रह बने, या भविष्य में और कुछ क्या होगा, हमें क्या कुछ इसके बारे में हम पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। ओके। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। वैसे तो हमने बोला पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति को हम तभी समझ सकते हैं जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ पाएंगे बच्चों। ओके। तो ये जो पूरी जो हमारी थ्योरी है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को बच्चों हमने, मेरे साथ साथ ही लिखते रहना बच्चों। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर डिक्टेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे। मैं जैसे जैसे समझाता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा, आप मेरे साथ साथ करते रहना। ठीक है। ओके। तो हमारे जो थ्योरीज थे उन थ्योरीज को हमने दो कैटेगरी में रखा बच्चा। प्रारंभिक सिद्धांत, प्रारंभिक सिद्धांत थे हमारे कुछ, और कुछ है बच्चा आधुनिक सिद्धांत। दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है उसमें। आधुनिक सिद्धांत कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, अंतरिक्ष में कैसे बाकी ग्रह, उपग्रह, तारे कैसे बने। तो इससे संबंधित जितने भी विचार प्रकट किए गए विद्वानों के द्वारा उसको हमने, ठीक है, उसको हमने दो कैटेगरी के अंदर रखा है बच्चा, प्रारंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। तो प्रारंभिक सिद्धांतों में देखो, क्योंकि आज से तकरीबन 300 साल पुराने सिद्धांत है बच्चों, वो तकरीबन 300 साल पुराने। आप समझते हो 300 साल पहले विज्ञान का स्तर क्या था, प्रौद्योगिकी का स्तर क्या था। हम स्पेस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हम कोई सैटेलाइट भी उस टाइम तक लॉन्च कर पाएंगे भविष्य में, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल था। तो उस टाइम पे जितने भी जो थ्योरीज थी वो मतलब काल्पनिक और दार्शनिक टाइप की ज्यादा थी। मतलब उसके अंदर तार्किक आधार पे जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो उसमें बहुत सारी कमी देखने को उसमें मिली थी। तो प्रारंभिक सिद्धांत बहुत सारे थे बच्चा। शुरुआत का जो सिद्धांत था, एक था निहारिका परिकल्पना। निहारिका, निहारिका परिकल्पना। क्या होती है ये निहारिका परिकल्पना? तो दरअसल ये निहारिका जो परिकल्पना दी गई थी, ये क्या हो रहा है, बोर्ड थोड़ा सा अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा बच्चों, एक सेकंड रुकना जरा ना, बोर्ड काम नहीं कर रहा है। क्या आप मुझे एक मिनट का समय दोगे बच्चा? एक मिनट का समय दीजिए, मैं एक बार बोर्ड को चेक करता हूँ। एक सेकंड।
एक बार इसका कैमरा ऑफ करके तब करना। वहां से आप वो सिस्टम वाला साइकिल है ना, उस पर क्लिक करो एक बार, उस पे। हाँ, इसको प्रेस एक बार बच्चों अभी बोर्ड हैंग हो गया, एक बार बस थोड़ा सा मुझे समय दो, ये काम नहीं कर रहा बोर्ड। ओके से बात ये ना वो करेंगे वहां से। माइक को साइलेंट कर देते हैं। देखो देखो एक बार हो रहा था।
हम्म। कस्टमर लास्ट में। ये हाँ वापस से उसमें नीचे वाले को। हाँ बच्चों, थोड़ा ये बोर्ड हैंग हो गया था, तो उसके चलते थोड़ा सा पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ा, उसके वजह से आपको 5 मिनट का डिले हो गया। हाँ अभी दैट्स वर्किंग, ये अभी काम कर रहा है बच्चों, है ना। अभी हमने चेक कर लिया, अभी ये काम कर रहा है। अब मशीन है बच्चों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो हमने बोला जो थ्योरीज थी हमारे, दो कैटेगरी में थ्योरीज थी। पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इनफैक्ट अगर मैं कहूं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है बच्चों हमारे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो इनको हमने दो कैटेगरी में बच्चों डिवाइड किया है। तो पहला प्रारंभिक सिद्धांत और सेकंड है हमारा आधुनिक सिद्धांत। प्रारंभिक सिद्धांत के अंदर जो हमारा पहला जो परिकल्पना है दैट इज निहारिका परिकल्पना। फिर उसके बाद आती है संशोधित निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना, देखो जब हम शब्द यूज करते हैं ना बच्चा, एक शब्द यूज कर रहे हैं हम परिकल्पना, मतलब सिद्धांत और परिकल्पना में क्या बेसिक फर्क होते हैं। जो सिद्धांत होते हैं उनके पीछे बच्चा समर्थन में बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, परिकल्पनाओं में आपके पास उतने प्रमाण नहीं होते। ओके, तो इसके बाद फिर एक तीसरी थ्योरी आती है। तीसरी थ्योरी आती है बच्चा ग्राह आनु परिकल्पना। साथ के साथ लिखते रहना जिन बच्चों को लिखना है। ओके, फिर जो आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत के अंदर दो बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको आप महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, ओके, द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हो। इसी का ही दूसरा नाम है विस्तारित, हाँ इसी का दूसरा नाम है बच्चा विस्तारित ब्रह्मांड परि सिद्धांत, है ना। इसी का दूसरा नाम है विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वो है स्थिर अवस्था सिद्धांत। तो आज की अपनी इस पूरी क्लास में हमारा पूरा जो फोकस होगा बच्चा इन्हीं परिकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझने पे होगा। चलिए, कोई डाउट है किसी को? बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलिए, नोट्स बनाते रहना बच्चों। तो सबसे पहले हमारा निहारिका परिकल्पना कहती क्या है बच्चा, हम बात करेंगे निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना, ये निहारिका परिकल्पना क्या है? देखो, निहारिका परिकल्पना सबसे पहले जो प्रस्तुत की गई थी, है ना, 1755 के आसपास कांट द्वारा प्रस्तावित थी ये, इमैनुअल कांट। अब कांट क्या कहते हैं, और इसी सिद्धांत में बच्चा साथ के साथ मैं ये भी बता देता हूं, अराउंड 1796 के आसपास लाप्लास, एक और विद्वान आते हैं लाप्लास के द्वारा इसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत किए गए। संशोधन प्रस्तुत किए गए।
समझो ये थ्योरी क्या कहती है, समझते हैं। हाँ, इमैनुअल कांट बच्चा, यस आप बिल्कुल सही बोल रहे, इमैनुअल कांट की ही बात कर रहे हैं हम। कांट क्या कहता है कि जब शुरुआत में क्या था, अंतरिक्ष में गैस और धूल के सिर्फ बादल थे, बहुत सारी गैस थी, हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स थे। तो ये गैस और धूल के बादल, अब आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल उस टाइम पे काफी, मतलब न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल, ये काफी पॉपुलर थ्योरीज आ चुकी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि ये गैस के और धूल के जो बादल है, जिन्हें निहारिका बोला उन्होंने, गैस और धूल के बादलों को क्या नाम दिया, निहारिका। कह रहे इस गैस और धूल के बादल थे और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करना शुरू कर देता है, और गुरुत्वाकर्षण बल काम करना शुरू करता है तो गैस और धूल के जो कण है एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक चपटी डिस्क बन जाती है उनसे, डिस्क समझ गए ना, एक पतली सी डिस्क नुमा आकृति बन जाती है। और उसी डिस्क का जो सेंट्रल पार्ट है, वो जो डिस्क बनी, उस डिस्क के केंद्रीय भाग से सूर्य का निर्माण हुआ, और भविष्य में उसी डिस्क से बहुत सारे जो बाकी प्लैनेट्स है समय के साथ साथ बनते चले गए। ओके, शाइमा रिजवी बोल रहे हैं कि सर लास्ट में पोल करवाना, पता चल जाएगा कि रिकॉर्डेड ही है। भाई रिकॉर्डेड क्यों नहीं होगी, रिकॉर्डेड क्यों होगी, लाइव है। सॉरी, रिकॉर्डेड नहीं है बच्चों, ये लाइव क्लास है। हाँ लाइव क्लास है बच्चों, ये रिकॉर्डेड कैसे होगी, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, बिल्कुल पूर्णतः लाइव क्लास है ये। तो इन्होंने क्या कहा, तो इसके अंदर क्या कहा, सिद्धांत में कहा गया, चलिए सिद्धांत में क्या कहा गया कि अंतरिक्ष में गैस एवं धूल के विशाल बादल, जिसको उन्होंने बोला निहारिका, बादल थे, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल ने कार्य करना शुरू किया तथा इन धूल कणों एवं बादलों ने एक दूसरे के निकट आना शुरू किया, एक दूसरे के निकट आना शुरू किया तथा समय के साथ एक चपटी डिस्क नुमा आकार प्राप्त किया, जिसके मध्य भाग में सूर्य का निर्माण हुआ एवं शेष पदार्थ से अन्य ग्रह निर्मित हुए। इस तरीके से इन्होंने बोला कि गैस और धूल के विशाल बादल थे, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया, एक दूसरे के नजदीक आना शुरू किया, धीरे धीरे एक इसने डिस्क जैसा आकार ले लिया, उसी डिस्क के सेंट्रल पार्ट से आपका सन बना और बाकी पार्ट से बन गए आपके प्लैनेट्स। बताओ बच्चों, आई बात समझ में? ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या जो सिद्धांत दिया, बोलो। विवेक, आशुतोष, वैष्णवी राजपूत, प्रिंसी,
बोलो बच्चों, रूपा चौधरी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी मैंने पेन थोड़ा पतला भी कर लिया। ठीक, चलो। फिर इसी में बच्चा आया संशोधित निहारिका सिद्धांत दिया, इसी में कुछ और। हाँ, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, बच्चे लिख रहे हैं। साइड में कितना साइड हो जाऊं बच्चों? स्क्रीन से बाहर ही निकाल के मानोगे क्या? मुझे बाहर ही निकाल के मानोगे क्या? तो जब स्क्रीन से मुझे साइड में होना ही है तो फिर मैं थोड़ा सा एक बात और लिख देता हूं। फिर बाद में इसी निहारिका परिकल्पना के बाद आई एक बच्चा संशोधित निहारिका परिकल्पना। संशोधित निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना में भी क्या हुआ? संशोधित निहारिका परिकल्पना में भी इसी तरह की बातें की गई, बस कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तुत की गई। दो साइंटिस्ट थे, एक रूस के साइंटिस्ट ऑटो स्मिट बच्चा, ये रूसी साइंटिस्ट थे। दूसरे कार्ल वाइजास्कर, ये एक और साइंटिस्ट थे, ये जर्मनी के थे बच्चों। इन्होंने इसी निहारिका परिकल्पना में थोड़े और संशोधन प्रस्तुत किए, लेकिन निहारिका परिकल्पना जिस तरह की बातें कर रही थी उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पूर्ण रूप से हम तार्किक व्याख्या करने में असमर्थ थे। बोलो, बताओ। लिखो इसको जल्दी से। तारा क्यों कहते हैं बच्चा? तारे का क्राइटेरिया होता है कि जिनके पास अपना खुद का ईंधन होता है ना, ऊर्जा। तो सन के अंदर बच्चा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, उसके पास हाइड्रोजन है। फिर आप जानते हो नाभिकीय संलयन कैसे होता है, लिख भी लिया। अब इस निहारिका परिकल्पना के बाद क्या होता है? फिर आती है बच्चा ग्रह अणु परिकल्पना। देखो, तो ये निहारिका परिकल्पना, संशोधित निहारिका परिकल्पना, फिर बात करते हैं ग्रह अणु परिकल्पना। ये ग्रह अणु परिकल्पना क्या है? ग्रह अणु परिकल्पना, इस परिकल्पना में क्या हुआ? ग्रह अणु परिकल्पना में दो साइंटिस्ट है बच्चा, एक है चैम्बरलिन और दूसरे है फॉरेस्ट मोल्टन। ये देखो, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे एंशियंट टाइम में हुआ क्या बच्चों? इन्होंने बताया कि एंशियंट टाइम में क्या हुआ। ये तो जैसे सूर्य है, हमारा सूर्य है, तो बता रहे हैं कैसे ग्रह बने, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुए। चले, तो कह रहे सूरज है, इस सूरज के नजदीक से एक और तारा गुजरा। अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे, आपको पता है बहुत सारे तारे हैं। एक तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, और जब ये तारा सूरज के नजदीक से गुजर रहा था तो इसने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य से बहुत सारे पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू किया। अब धीरे धीरे पदार्थ को खींचना शुरू किया, और जब ये पदार्थ इससे खींचा तो एक शिगार नुमा आकृति में इससे अलग हो गया सूर्य से। इस शिगार नुमा आकृति में, एक शिगार की जैसी आकृति होगी, सूर्य से अलग हो गया, लेकिन इसके आकर्षण से प्रभावित हुआ, लेकिन ये बाद में दूर चला गया, ये तारा दूर चला गया। अब जब ये तारा दूर चला गया बच्चा, तो तारे के दूर जाने के बाद क्या हुआ? ये इससे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से बाहर तो आ गया, लेकिन ये तारा चला गया दूर। बट ये वाला जितना भी पदार्थ हमारे सूर्य से निकला, ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल को पूर्णतः पार नहीं कर पाया। और बाद में ये शिगार नुमा आकृति में जितना भी ये गैस था, धूल के कण थे, जितना भी ये पदार्थ था, ये धीरे धीरे समय के साथ साथ ठंडा होता गया, संगठित होता गया, और इसी से ही आपके बहुत सारे सौर मंडल के ग्रह का निर्माण हो गया। बुध बन गया, शुक्र बन गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति,
शुक्र, ये सारे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे प्लैनेट्स ऐसे ही बन गए। शिगार, बच्चा पहली फिल्मों में नहीं देखते हुए वो विलेन क्या होता था, एक शिगार पीता था, शिगार, सिगरेट वाला, शिगार वाला। ठीक है, ये फिर से सन से कुछ क्यों नहीं चिपका? वो इसलिए नहीं चिपका बच्चे, सन से वापस आ चुका, इससे गुरुत्वाकर्षण के कारण सन से दूर आ चुका था, और इतना दूर आ चुका था कि वापस सन पे नहीं जा सकता था, इसलिए नहीं। अरे पुरानी फिल्मों में नहीं देखा बच्चों आपने ऐसे ही, वो विलेन क्या होता था, बड़ा सा शिगार जला लेता था, है ना, शिगार सिगड़ी टाइप का, है ना, ऐसे। तो बस ये वही वाला है, ये वैसा ही है, शिगार नुमा आकृति है ये। तो ये क्या कहते हैं, ग्रह अनुपरिकल्पना में कहते हैं कि अत्यंत अंतरिक्ष में हमारे सूर्य के निकट से एक दूसरा तारा गुजरा तथा उसने अपने गुरुत्वाकर्षण बल या प्रभाव के कारण कुछ पदार्थ को सूर्य से अपनी ओर आकर्षित किया, परंतु वह तारा दूर चला गया तथा सूर्य से पृथक्कृत पदार्थ समय के साथ ठंडा होता गया, ठंडा होकर छोटे पिंड में तथा बाद में ग्रहों में परिवर्तित हो गया। ये बोलना चाहा किसने? चैम्बरलिन और मोल्टन ने ये बात कही। ओके, बाद में कुछ और साइंटिस्ट भी आए बच्चा, है ना, जीन्स आए एवं जेफरी, एक और साइंटिस्ट आए जेफरी। तो जीन्स एवं जेफरी वैज्ञानिकों ने भी इनके मत का समर्थन किया। ये लो, ऐसे मान के चलो इसको, सिंपल सा है। हाँ, हेराल्ड जेफरी और जेम्स जीन्स, हाँ, जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी, ये बिल्कुल आप ऐसे मान के चलो। आपको आपके जीवन के ही समझाता हूं कि आप सपोज करो यूपीएससी की तैयारी में यूपीएससी से बहुत आकर्षित हो गए, ठीक है, यूपीएससी से बहुत आकर्षित हो गए और यूपीएससी की ओर खिंचते चले गए, अपने घर से दूर आ गए यूपीएससी की ओर खिंच के, है ना, ये यूपीएससी है। अब सपोज करो, है ना, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, आपने 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करी और आप यूपीएससी की ओर अट्रैक्ट कर गए। इतने में अगर कुछ बच्चों की उम्र निकल गई, है ना, और उनके अटेम्प्ट निकल गए, फाइनेंशियली वो फर्दर अपनी पढ़ाई को सपोर्ट नहीं कर पाए,
ना तो आप घर जाने के रहे और ना यूपीएससी की ओर रहे, बीच में ही कहीं हो गया, हो गए सेटल्ड हो गए। फिर समय के साथ साथ आप अपने आप को संभालोगे ना, कुछ और रास्ता निकालोगे। ठीक, तो ये बिल्कुल वैसी हुई है पूरी कहानी। बताओ, आई समझ में? बताओ बच्चों। हाँ, घर से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा, इसलिए मैं बोलता हूं यूपीएससी की तैयारी में बिल्कुल सीरियस एफर्ट करना। कंपटीशन बहुत तकड़ा है बच्चों, हमें बहुत ही सीरियस होकर तैयारी करनी है। ऑल क्लियर? घबरा क्यों रहे हो? ठीक है। दरअसल हुआ क्या, ये इतनी दूर चला गया ना, ये इतनी दूर चला गया, ये पदार्थ जब निकला तो ये पदार्थ इसने अपनी ओर आकर्षित किया, इससे दूर चला गया और ये बहुत दूर चला गया, और ये सन से इतनी दूरी पर आ गया था कि सन के पास वापस नहीं जा सकता था बच्चों। ओके, चलिए। नए रूलों की वजह से बच्चे कह रहे हैं कंपटीशन थोड़ा कम हो गया। बच्चा, उसको देखने का नजरिया है। मैं कहता हूं कंपटीशन थोड़ा टफ भी हो गया है ना। बहुत बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, कंपटीशन थोड़ा सा इजी हुआ है लेकिन थोड़ा सा टफ भी हुआ है। देखो बच्चा, पहले क्या होता था ना, मैं आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पहले क्या होता था कि आप एक बार सेलेक्ट हो गए, सपोज करो 500वीं रैंक आ गई, तो आपके पास दोबारा से मौका है अगले साल इंप्रूव करने का। फिर दोबारा जितने, जब तक आपके पास अटेम्प्ट है, आप अपने आप को बेहतर करने के आपके पास मौके थे। अब नई वाली जो व्यवस्था आई है, नई वाली व्यवस्था में अगर आपने नॉन मतलब बहुत ज्यादा अच्छे एफर्ट्स नहीं मारे और फिर भी आपका सिलेक्शन हो गया, सपोज करो 700वीं रैंक आ गई, या मैं कहूँ 350वीं रैंक आ गई आपकी जनरल कैटेगरी से, तो 350 वाली रैंक पे जनरल कैटेगरी से ना तो आईएएस मिलेगा ना आईपीएस मिलेगा, वो मिलता ही नहीं है। ओके, अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने तैयारी करते समय जरा सी भी ढील बरती, तो अब आपके पास बस एक ही मौका मिला है अपने आप को बेटर करने का। समझ गए? तो आपके पास आफ्टर एक बार किसी भी रैंक में फंस गए तो बस एक ही मौका है। समझ गए? तो उस हिसाब से थोड़ा टफ भी हुआ कि आप जब भी बैठे बहुत अच्छी तैयारी के साथ ही बैठे। चलो, मैं थोड़ा साइड हो गया। बच्चे कह रहे सर लिखना भी है, थोड़ा साइड हो जाइए। एक बच्चा पूछ रहा है सर गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी बच्चा तारों का समूह है। अभी गैलेक्सी पे आने तो दो, सब बताया जाएगा। डोंट डोंट वरी, डोंट वरी, सारा बताया जाएगा। गैलेक्सी क्या होता है सब सब पे बात करेंगे हम बच्चा, डोंट वरी। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी 1927 के आसपास आती है बच्चा, और जॉर्ज लेमेत्रे एक साइंटिस्ट है, वो इसको प्रस्तुत करते हैं। 1927 में आया ये सिद्धांत, और लेके कौन आया? जॉर्ज लेमेत्रे। और बेसिकली इसके पास एविडेंस भी थे। 1929 के आसपास बच्चा हब्बल के प्रक्षेपणों से, एक और साइंटिस्ट थे हब्बल, हब्बल के प्रेक्षणों से, ऑब्जर्वेशन से, हाँ, इनको पुष्टि मिली, इनके सिद्धांत को पुष्टि मिली। ये क्या कहना चाहता है सिद्धांत, समझो। चलिए, तो ये सिद्धांत क्या कह रहा है बच्चा? कह रहे आज से, बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि आज से तकरीबन 13.8 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व, कुछ किताबों में आपको कई जगह 13.7 भी लिखा मिल सकता है। ऐसे चीजों से मत घबराना कभी भी बच्चा।
यूपीएससी कभी भी आपको इस तरह के फैक्ट में नहीं फंसाएगा। कह रहे तकरीबन 13.8, हाँ, अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था? सारा जो ब्रह्मांड है, ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है बच्चा, एक टाइनी बॉल के अंदर था, एक टाइनी बॉल के अंदर था, टाइनी बॉल के अंदर था, एक छोटा सा, एक लघु पिंड मान लो, इसको लघु पिंड मान लो। अब इस टाइनी बॉल की खासियत क्या थी? इसका आयतन बहुत कम था बच्चा, आयतन बहुत कम, आकार बहुत छोटा था इसका, लेकिन इसका घनत्व अत्यधिक था, अत्यधिक, और तापमान भी अत्यधिक था, तापमान भी अत्यधिक था। अचानक से क्या होता है? अचानक से इस टाइनी बॉल में अचानक से यह स्थिर हो जाती है और इसमें ब्लास्ट होता है बच्चा, है ना? इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है, विस्फोट होता है। और विस्फोट के बाद क्या होता है? बहुत सारा जो पदार्थ है वो अंतरिक्ष में फैल जाता है। तो विस्फोट के बाद क्या होता है? पदार्थ अंतरिक्ष में फैल जाता है। ओके, और धीरे 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 इसी पदार्थ के ठंडा होने से एवं एकत्रण से या संगठन से, धीरे धीरे यही गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पदार्थ नजदीक आने लगा, संगठित होता चला गया। तारों, आकाश गंगाओं, और ग्रहों आदि का निर्माण हुआ, आदि का निर्माण हुआ बच्चों, निर्माण हुआ। और उसके अलावा क्या कहते हैं कि जब ये विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद ये ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। इसीलिए बिग बैंग थ्योरी को विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत भी बोलते हैं, विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था बच्चों। बताइए, बोलो। ये पूरी थ्योरी है, इसमें आपको क्या समस्या है? तो ये जो लमेत्रे साहब है, उसके बाद हब्बल भी अपने प्रक्षेपणों से बोलते हैं कि भैया लगातार हमें ब्रह्मांड फैलता नजर आ रहा है। और इस टाइनी बॉल की विशेषता ये थी कि इसके अंदर वो सारा जो पदार्थ था, जितनी भी गैसेस थी, वो कह रहे सब इसी के अंदर ही थी। आयतन बहुत कम था, घनत्व बहुत ज्यादा था, तापमान भी बहुत ज्यादा था। अचानक से इसमें विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को विस्फोट या महाविस्फोट या बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। अब वैसे तो ये अभी तक का सबसे ज्यादा वैज्ञानिक सिद्धांत है, लेकिन इसके ऊपर भी बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं। मतलब इससे 2-3 बातें लगातार पूछी जा रही है बिग बैंग थ्योरी के सामने, है ना? इसके इस संकल्पना के समक्ष जो चुनौतियां है, वो क्या चुनौतियां है बिग बैंग के समक्ष, या इसकी जो आलोचना है वो किस आधार पर बहुत सारे विद्वान करते हैं। वो क्या कहते हैं? भैया तुम 2-3 चीजों का सवाल जवाब दो कि जब आप ये कह रहे हो
कि अचानक से टाइनी बॉल थी, उसमें विस्फोट हो गया। कह रहे वो टाइनी बॉल बनी कैसे, कहां से आई? उस टाइनी बॉल से पहले भी तो कुछ होगा, या किसी ने अचानक से वो, आपने जो बोला कि वो अत्यंत छोटा पिंड आया, वो कहां से आया? उस पिंड से पहले का इतिहास क्या है? तो टाइनी बॉल से पूर्व का इतिहास यानी कि बिग बैंग से, बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट से पूर्व ब्रह्मांड की स्थिति क्या थी? ब्रह्मांड की स्थिति क्या थी? टाइनी बॉल कहां से आई? आपने जिस छोटी बॉल की बात की, उस टाइनी बॉल के अस्तित्व पर प्रश्न किया इन्होंने। और फिर इससे यह भी पूछा गया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार क्यों हो रहा है? ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार क्यों हो रहा है? कह रहे इन सारे प्रश्नों का जवाब अभी तक नहीं है, प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। ये लो बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं ये। बोलो, यहां तक कोई समस्या आप बताओ। बताना बच्चों, स्पष्ट हुआ? बोलो बच्चों। वेरी गुड। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत ही बढ़िया। तो ओवरऑल थ्योरी क्या कही? जॉर्ज लेमेत्रे और बाद में हब्बल साइंटिस्ट है, उनके ऑब्जर्वेशन से भी ये इस तरह की बातें सिद्ध हुई कि तकरीबन 13.8 अरब वर्ष पूर्व या 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण होना शुरू हुआ। उस समय एक छोटी सी बॉल थी। आयतन, आयतन मतलब बहुत छोटा आकार, घना तो बहुत ज्यादा था, तापमान बहुत ज्यादा था। अचानक से विस्फोट होता है, पदार्थ अंतरिक्ष में फैल जाता है और अंतरिक्ष लगातार फैलता ही जा रहा है। और वही पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हो गया। एकत्रण संगठन से तारे, तारों के समूह जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, उनको बोला जाता है आकाश गंगाएं। और फिर ग्रह सब ऐसे ही बने और तब से लेके अभी तक ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आया स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था सिद्धांत। तो मैं बता देता हूं उससे पहले, ये जो किस तरीके से, ये एनसीईआरटी में भी इसी तरह का डायग्राम देके समझाया गया कि ये देखो बच्चा, यहाँ पे बिल्कुल जब बिग बैंग हुआ, हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, सबसे पहले इतना साइज था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और लगातार लगातार आपका ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। तो आज 13.8 बिलियन ईयर में आपका ब्रह्मांड इस पोजीशन तक आ चुका है बच्चा। ये पूरी कहानी हुई है। तो इसी को बिग बैंग थ्योरी के नाम से आपने जाना। फिर जो स्थिर अवस्था सिद्धांत है, जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है, तो मिस्टर हॉयल एक साइंटिस्ट है। हॉयल एक साइंटिस्ट है, फ्रेड हॉयल। एक और साइंटिस्ट आते हैं टी बॉन्डी, और एक और साइंटिस्ट आते हैं गोल्ड। तो तीन विद्वान आते हैं बच्चा। हॉयल हॉयल आते हैं, ये क्या हो गया? हॉयल बच्चा, बॉन्डी और टी गोल्ड। ये तीन साइंटिस्ट क्या कहते हैं बच्चा? ये भी आधुनिक सिद्धांत ही है। ये सिद्धांत ये कहता है, जैसे बिग बैंग का तो मानना यह है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और घनत्व उसका कम होता जा रहा है।
हाँ, टाइनी मतलब छोटा सा बॉल है ना, छोटा लिखा था ना बच्चा मैंने, टाइनी का मतलब छोटा बॉल। देखो जो ये बिग बैंग टाइप की थ्योरी है, ये तो क्या कह रही है बच्चा कि समय के साथ साथ जैसे ब्रह्मांड आगे फैलता जा रहा है, समय के साथ साथ क्या है, द डेंसिटी ऑफ मैटर डिक्रीजेस, पदार्थ का घनत्व कम होता जा रहा है। ओके, अब जो स्टेडी स्टेट थ्योरी वाले हैं ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड समय के साथ साथ फैल तो रहा है, हम मानते हैं इस चीज को, बट लेकिन क्या है, पदार्थ का घनत्व समान है, घनत्व में कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा। तो ये क्या कहते हैं कि ये इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, परंतु पदार्थ का घनत्व समय के साथ घट नहीं रहा, परंतु बल्कि स्थिर है, स्थिर बना हुआ है। ये बात कह रहे हैं बच्चा ये स्टेडी स्टेट थ्योरी वाले। ओके, घनत्व मतलब, घनत्व बच्चा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला आपने स्कूल में 7वीं 8वीं की क्लास में फिजिक्स में अवश्य पढ़ा होगा। खाली वेट नहीं होता बच्चा, है ना, द्रव्यमान, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। समझो बच्चा, जैसे ये मैंने ले लिया, ये मेरा एक फोन है और ये साथ में मेरा एक छोटा सा ये रिमोट भी है, स्लाइड चेंजर भी है। अब आप एक चीज देखो, ये कह रहे जो घनत्व को हम कैसे देखेंगे, घनत्व में हम ये देखेंगे इन दोनों का भार कितना है, पहली बार तो भार कितना है, समझ गए। तो भार के साथ साथ हम ये देखेंगे फिर इसमें से कौन सा ज्यादा बड़ा भी है। हो सकता है दोनों का वेट इक्वल हो, ये भी 2 किलो का, ये भी 2 किलो का, ये भी 200 ग्राम का, ये भी 200 ग्राम का, लेकिन ये 200 ग्राम का है लेकिन छोटा सा है, और ये 200 ग्राम का है लेकिन काफी बड़ा है। तो घनत्व सिर्फ द्रव्यमान की बात नहीं करता, भार की बात नहीं करता, भार के साथ साथ देखता है कि उस पदार्थ का या उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी कितना है, D इक्वल टू M अपॉन V, इससे तय होता है बच्चों। तो आपने देखा होगा पानी के अंदर, सपोज करो, अब आप समझो, मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पानी का एक मग ले लिया आपने, ये पानी का एक फ्लास्क ले लिया बच्चों। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है आपके पास कांच की गोली, मान लो कांच का ऐसे गोल गोल कंचा नहीं होता जिससे आप खेलते हो, कंचा कांच की गोली है, और दूसरे आपके पास क्या है बच्चा, एक आपके पास हो गया एक प्लास्टिक है बच्चा, और कांच की गोली का वजन x ग्राम है और प्लास्टिक का वजन भी x ग्राम है, लेकिन प्लास्टिक का क्या है बच्चा, इसका आयतन ज्यादा है, आयतन ज्यादा है। तो जब आप इस पानी के अंदर इस कांच की गोली को भी डालोगे और उस प्लास्टिक के उस एक छोटे से आप टुकड़े को भी डालोगे, कांच की गोली जाके आपकी नीचे बैठ जाएगी और वो प्लास्टिक क्या करेगी, वो ऊपर ही तैरती रह जाएगी। समझ गए। तो ये क्या अंतर आ गया बच्चा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि बात सिर्फ द्रव्यमान से तय नहीं हो रही थी, बात उसके आयतन से भी तय हो रही थी। बोलो, चलिए,
तो इसलिए घनत्व को केवल भार मत समझे बच्चों। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत साइंस तो देखो पढ़ना पड़ेगा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में। यूपीएससी भी सिलेबस में साफ बोलती है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक या तार्किक 10वीं क्लास तक का तो उसने बोला ही है, विज्ञान की समझ होना जरूरी है। ओके, तो ये सिद्धांत आया। बाद में इस सिद्धांत के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई बच्चा, इस सिद्धांत को बोला एविडेंसेस के अभाव थे इनके पास, है ना, साक्ष्य अभाव के कारण इसको दार्शनिक अधिक समझा गया। दार्शनिक परिकल्पना मानी गई तथा इस सिद्धांत को नकार दिया गया। ये हुआ इसके साथ। बोलिए, ये आगे बढ़े इसलिए, ये जो बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये इसलिए दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मांड समय के साथ साथ फैल रहा है बच्चा। यही वाला डायग्राम है, ये देखो यही दिखा रहा है, छोटा समय के साथ और बड़ा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, ये दिखा रहा है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या? थोड़ा साफ लिखो बच्चा, इससे साफ कहां लिखोगे आप, इससे साफ क्या होगा? कह रहे थोड़ा साफ लिखो, इससे साफ क्या लिखोगे आप? अब मैं कंप्यूटर तो होने की टाइप राइटिंग करना शुरू कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा तो लिखा है, साफ लिखा है, कहां समझने में क्या तकलीफ आ रही है आपको? और क्या, अभी तक सबसे ज्यादा वैज्ञानिक सिद्धांत बच्चों बिग बैंग थ्योरी है, इससे ज्यादा साफ क्या होगा बच्चों? देखो बच्चा, आज का क्लास और मंडे का जो क्लास है, आपके बहुत सारे जैसे डाउट आ रहे हैं ना, आकाश गंगा क्या है, आ, तारे कैसे बने, ग्रह कैसे बने, सुपरनोवा क्या है, ब्लैक होल क्या है, वो सब भी पढ़ेंगे। अब 2 क्लास रहेंगे। अब फिर कहते तारे कैसे बने, तारों का निर्माण आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। तारों का निर्माण कैसे हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्टार, तारे का निर्माण। ये कैसे हुआ? कह रहे तारे का निर्माण अगर आपको समझना है तो आपको कुछ बातों को समझना होगा। कह रहे जैसे ही बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट के बाद, बिग बैंग के बाद, देखो बिग बैंग के बाद एक बड़ी समस्या बच्चों पता है क्या हुई थी? बिग बैंग के बाद एक बड़ी कहानी ये हुई कि बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में पदार्थ तो फैल गया बच्चा, लेकिन क्या पदार्थ और ऊर्जा सब जगह एक जैसी फैली? मतलब क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई? समझ गए? चारों तरफ क्या समान रूप से वो पदार्थ और ऊर्जा फैली? तो वैज्ञानिकों ने बोला कि नहीं। जब वो बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के बाद चारों तरफ पदार्थ और ऊर्जा का वितरण समान नहीं था। कहीं ज्यादा पदार्थ था, कहीं पदार्थ कम था, यानी कि कहीं डेंसिटी ज्यादा थी और कहीं पे डेंसिटी कम थी। ओके, तो बिग बैंग के बाद
पदार्थ और ऊर्जा का वितरण अंतरिक्ष में एक समान नहीं था। कुछ ऐसे क्षेत्र बने जहां पर ज्यादा पदार्थ और ऊर्जा थी, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पदार्थ और ऊर्जा कम थी। तो जहां पे ज्यादा पदार्थ और ज्यादा ऊर्जा थी, इसका मतलब वहां पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया। समझ गए? और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो चारों तरफ से पदार्थ को, गैस को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। समझ? हाँ, और इससे कहते हैं, फिर इससे आकाश गंगाओं का निर्माण होना, या ये कहा जाए तारों का निर्माण होना शुरू हुआ। तो अंतरिक्ष में एक समान नहीं था, तो इससे क्या हुआ? घनत्व में अंतर पैदा हुआ। घनत्व में अंतर, वही पदार्थ और ऊर्जा का जो वितरण था सब जगह एक जैसा नहीं था, कहीं जगह ज्यादा था, कहीं कम था। तो घनत्व में अंतर के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर पैदा हुआ। बल में अंतर पैदा हुआ। इसका मतलब यह है, कहीं गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था, कर्षण बल अधिक, कहीं कम। यह कहानी हुई बच्चा। और जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था, सपोज करो अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र बने, कुछ क्षेत्र ऐसे बने कि जहां पर ज्यादा पदार्थ इकट्ठा हो गया। बच्चों, ज्यादा पदार्थ इकट्ठा हो गया। अब इस पदार्थ ने क्या किया? इस पदार्थ ने चारों ओर से, क्योंकि यहां गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रभावी हो गया, तो चारों ओर से पदार्थों को इसने अपनी ओर, गैस को, धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। ठीक है? तो सब ओर से अपनी ओर पदार्थ को आकर्षित करना शुरू किया। अब जब ऐसा हुआ बच्चा, तो जब चारों ओर से इसने अपनी ओर पदार्थ को आकर्षित करना शुरू किया, कहते हैं इससे आकाश गंगाओं के आकाश गंगा, जिसको आप बोलते हो गैलेक्सीज, के निर्माण का आधार निर्मित हुआ। अब बड़ा प्रश्न ये पैदा होता है कि ये आकाश गंगा होती क्या है? व्हाट इज दिस? कहते जब ये सब कुछ हुआ, इसी सब ने अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं के निर्माण को, है ना, बिल्कुल उसका बेस तैयार कर दिया कि अब आकाश गंगाएं बन जाएगी जब ये सारी सिचुएशन पैदा होगी। आकाश गंगा होती क्या है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बच्चा। अंतरिक्ष में आकाश गंगा होती है, आकाश गंगा होती है तारों का समूह। आकाश गंगा क्या होती है? ये असंख्य तारों का समूह। और एक आकाश गंगा में सामान्यतः कितने तारे होते हैं बच्चा? बोला जाता है अरबों तारे होते हैं। आकाश गंगा के अंदर होते हैं बच्चा अरबों तारे। एक आकाश गंगा के अंदर अरबों तारे। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एक आकाश गंगा के अंदर 10 की पावर 10 स्टार्स होते हैं। समझ गए? तो कह रहे जब ये सब कुछ हुआ, तो ये आकाश गंगाओं का आधार निर्मित हो गया कि अब असंख्य तारे बनेंगे। कहते हैं जब ये आपकी आकाश गंगाओं का निर्माण आधार हो गया, कह रहे तब यहां पे निहारिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण रोल हो गई।
इस शब्द को समझना जरूरी है। अगर आपको आकाश गंगा का निर्माण करना है, अगर आपको तारों का निर्माण करना है, तो आपको समझना होगा व्हाट इज निहारिका। तो निहारिका क्या होती है? ये निहारिका, ये वही निहारिकाएं है जिनका जिक्र बच्चा लाप्लास ने भी और कांट ने भी किया था। तो निहारिका क्या होती है? निहारिका क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेबुला। तो अंतरिक्ष के अंदर जो गैस और धूल कणों के बड़े बड़े बादल है बच्चा, है ना। अंतरिक्ष में गैस एवं धूल कणों के विशाल बादल है ये, विशाल बादल। और आकाश और इन निहारिकाओं को ही बच्चा, ये जो निहारिकाएं है, पहला तो इनको क्या बताया हमने, ये अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे गैस और धूल के बादल के जैसी है। अब कहा जाता है ये निहारिकाएं ही तारों के निर्माण की नर्सरी है। देखो नर्सरी क्या होता है? नर्सरी हमने आम बोलचाल का शब्द लिया है। नर्सरी से मतलब आपने देखा होगा ना, कहीं जाते हो भी नर्सरी से पौधा लिया है आप, वहां छोटी सी पौध मिलती है और उससे बाद में बड़ा पेड़ या बड़ा प्लांट तैयार हो जाता है। तो कहते हैं अंतरिक्ष के अंदर भी ऐसे ही जो पौध नहीं लगती, जैसे छोटा सा एक प्लांट आया और फिर समय के साथ साथ ग्रो हो गया। कह रहे निहारिकाओं के अंदर जो गैस है और जो धूल है और ये जो ह्यूज साइज में है, कह रहे इन्हीं से ही भविष्य में तारे बनेंगे। समझ गए? तो क्या होगा बच्चा इसमें? तो इस निहारिका, जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है, केंद्रीय भाग में गैस, धूलकण, अंतरिक्ष के जो धूलकण थे, का संकेंद्रण बढ़ता जाता है। भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है? चीजों को अपनी ओर लगातार खींच रहा है। तो उसने बहुत सारी चीजों, बहुत सारे पदार्थ को, ऊर्जा और धूल के कणों को और गैसों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। सेंटर में बहुत सारा आके पदार्थ इकट्ठा होना शुरू हो गया। और भी चारों तरफ भी है, चारों तरफ बाकी पदार्थ भी है, लेकिन सेंटर की ओर काफी ज्यादा पदार्थ इकट्ठा हो गया। ये लो, अब कहते हैं जब सेंटर में इतना सारा पदार्थ इकट्ठा हो गया ना बच्चों, इसी में अचानक से क्या हो गया? तापमान बढ़ गया। इसी से क्या हुआ? दाब बढ़ गया। और इसी से ही क्या हो गया? वहां पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समझ में आया? और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जैसे एक बार शुरू हो जाती है और इन्हीं सारी प्रक्रियाओं के काम करने से आपके तारों का निर्माण शुरू हो जाता है। और इस तरीके से एक नहीं, असंख्य लाखों करोड़ों तारे बनना शुरू कर देते हैं उस गैस और धूल के विशाल बादल के अंदर। एक तारा नहीं बना, मल्टीपल, एक साथ बहुत सारे तारे बनना शुरू हो गए। और उन्हीं तारों के समूहों को हमने क्या बोल दिया था? आकाश गंगा। इसलिए हमने बोला कि ये जो आकाश, ये अंतरिक्ष के अंदर जो निहारिकाएं है, क्या काम कर रही है बच्चा? ये निहारिकाएं आकाश गंगाओं के निर्माण का आधार तैयार कर रही है, क्योंकि
एक साथ असंख्य लाखों करोड़ों तारे बनना शुरू हो जाते हैं और इसी से बनी आपकी फिर आकाश गंगाएं। कह रहे फिर तारे बन गए, तारे के आजू बाजू भी बहुत सारा पदार्थ था, गैस और धूल के बादल थे, वो भी समय के साथ साथ एकत्रित होते गए और उनसे बन गए ग्रह। संकेंद्रन मतलब कंसंट्रेशन, एक एक दूसरे के नजदीक आना। ठीक है, और फिर जो तारे बने, ये आपके जो ये तारे बन गए बच्चों, ये तो बन गए आपके तारे, ये तो बन गए तारे, ये बने तारे। और तारों के चारों तरफ जो बहुत सारा पदार्थ है, तारों के चारों तरफ जो बहुत सारा पदार्थ है, गैस है, उनसे समय के साथ साथ क्या बनना शुरू हो गए, इनसे समय के साथ साथ बनने शुरू हो गए आपके छोटे छोटे पिंड बनेंगे, छोटे छोटे पिंड, है ना, ये सब क्या बने, छोटे पिंड बने बच्चा, छोटे पिंड, जिनको नाम दिया गया ग्रहाणु। और इन छोटे पिंड से बहुत सारे छोटे पिंड जब आपस में एकत्रित हो गए, इन्हीं छोटे पिंडों से बने आपके ग्रह, प्लैनेट। ये है थ्योरी अभी तक की। बोलिए, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नाभिकीय संलयन तो बच्चा ये आपको तो 7वीं क्लास में ही आ जाता है फिजिक्स में। देखो निहारिका, आप बोलोगे सर इससे तो निहारिका परिकल्पना सिद्धांत ज्यादा बेटर है। निहारिका परिकल्पना बच्चा समझने की कोशिश करो, इस ब्रह्मांड के निर्माण का एक छोटा सा एक पार्ट है, वो एक छोटी सी प्रक्रिया है, वो छोटी सी प्रक्रिया, समझ गए। लेकिन निहारिका परिकल्पना ये तो नहीं बता रही थी वो पदार्थ कहां से आया, वो धूल के कण कहां से आए, वो क्या कैसे, वो पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उसके पास। और निहारिकाओं को जितना साइंटिफिकली बाद में बिग बैंग थ्योरी और उसके बाद के जितने भी स्टडीज हुई, रिसर्च हुई, उसमें जितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, कांट ने या लाप्लास ने उसको उतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया था। चलो बताओ, समझ में आ गई बातें। तो इस प्रकार से ये सब हमने बच्चा समझा कि ये पूरी की पूरी कहानी क्या थी, बिग बैंग क्या था। अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए और भी बहुत सारे अच्छे शब्दावलियों को और बहुत अच्छे कंसेप्ट को समझेंगे बच्चा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया। इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे, हम ब्लैक होल को समझेंगे, क्या होता है ब्लैक होल, ओके। हम और भी एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। चलो, ठीक है, बाय बच्चों।